हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको इस लास्ट चैप्टर में कुछ टॉपिक हैं जो छूटे हुए हैं, उसको हमको रिकवर करना है और साथ ही इसका एक एनिमेशन वीडियो जो है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ताकि आपके ये टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। लेकिन इससे पहले जो अभी अब तक अपन ने पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा अपन नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना जो चैप्टर था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, ओरेस्टेड का प्रयोग देखा था। यहाँ पे अपन देखते हैं चित्र नंबर ए में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक परिपथ है, यहाँ पे एक तार है और एक बैटरी लगा हुआ है। विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ से इधर से होते हुए इधर हो रहा है। ठीक, जब इस परिपथ के पास में कोई चुंबकीय सुई लाते हैं तो ये क्या होता है, विक्षेपित होती है। इसका चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है और ये इस चीज का संकेत है कि इस तार के अंदर क्या पैदा हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जब किसी तार के अंदर विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर कुछ मात्रा में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उसका हमको एविडेंस किससे मिल रहा है, जब हम इसके पास में चुंबकीय सुई लाते हैं तो वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इसी प्रयोग में अगर हम इसकी बैटरी को पोल को बदल दें, ठीक है, अब की बार हमने धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर किया। पहले उल्टे डायरेक्शन में किया था, अब की बार इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसमें धारा का प्रवाह चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो भी चेंज हो जाती है। और इसका हमको प्रमाण कहाँ से मिलता है, ये जो चुंबकीय सुई है वो विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। ये प्रयोग किया था ओरेस्टेड के द्वारा। इसके अलावा हमने इसके अंदर चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब किसी तार के अंदर क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ रखा है दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम। यदि धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो उंगलियां जो है वो क्या बताएंगी, उंगलियों की मुड़ने की जो दिशा है वो क्या बताएगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या, असमान चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बाद बात कर लेते हैं चुंबक। हम भली भांति परिचित है चुंबक से। चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, और चुंबकीय बल रेखाएं करती हैं एन ध्रुव से होते हुए और कहाँ प्रवेश करती हैं, एस ध्रुव की तरफ। ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ एस से एन की तरफ प्रवेश करती है। चुंबकीय बल रेखाओं की एक विशेष खास बात यह है कि कभी एक दूसरे को काटती। ये सामान्य चुंबक की प्रॉपर्टी पड़ी। ये प्राकृतिक चुंबक मुख्यतः कह सकता हूं मैं। और जब हम प्राकृतिक चुंबक की एक मुख्य कमी है कि इसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो आगे चलकर के नए चुंबक का इजाद हुआ जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबक। एक होता है चुंबक, चुंबक के अंदर दो कैटेगरी होगी, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक तो जैसा हम वाली बात परिचित है वही है। और जब हम विद्युत कृत्रिम चुंबक की बात करें तो हम उसके अंदर विद्युत चुंबक की बात करते हैं। तो विद्युत चुंबक के अंदर क्या होता है कि खोखला बेलन दिया जाता है लोहे का, उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, और इस तार पे के तार लपेटने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या है, ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब इसके पास में अगर हम आलपीने लेकर जाएंगे तो वो इससे क्या हो जाएगी, आकर्षित होंगे। तो ये इस चीज का संकेत दे रहा है कि इसके अंदर क्या हो गया, चुंबकत्व का उत्पन्न हो चुका है। तो इस तरह से हमने किसका निर्माण किया, कृत्रिम चुंबक या विद्युत चुंबक का। ठीक है, अब इसी चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक आता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। क्योंकि हमने धारावाही चालक का भी देख लिया था, चुंबकीय क्षेत्र भी देख लिया, अब इन दोनों को साथ में कंबाइन करते हैं। तो साथ में क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में धारावाही चालक। तो उसके ऊपर क्या हमें देखने को मिलता है वो इस प्रयोग में हम देखेंगे। हमने क्या कर दिया, एक धारावाही चालक को यहाँ पे लटकाया हुआ है और उसका पूरा एक परिपथ हमने सेट कर दिया है। ठीक है, और उसके पास में हम क्या लेकर आए हैं, एक चुंबक लेकर आए हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसके अंदर स्विच ऑन करते हैं, धारा का प्रवाह होता है इस डायरेक्शन में। ठीक, और जैसे ये चुंबक इसके पास में आता है तो एक मोशन हमको दिखने को मिलता है। अगर ये चुंबक नहीं होता है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एज इट इज स्थिर अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे इसके पास करीब चुंबक लाते हैं, इस जो छड़ है उसके अंदर या धारावाहिक चालक उसके अंदर एक मोशन देखने को मिलता है।
और ये हमको क्या करता है, अचंभे में डालता है कि ये किस प्रकार संभव हो पाए। उसको ज्ञात करने के लिए ये जो मोशन हमको देखने को मिला उसको किस कारण से हुआ, तो उसको ज्ञात करने के लिए, और जो मोशन हुआ वो कौन से डायरेक्शन में हुआ, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, उसको निकालने के लिए वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग। उन्होंने क्या किया, एक नियम बनाया, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम अर्थात लेफ्ट हैंड का नियम। इसके इस नियम के तहत ऐसा बताया जाता है कि यदि इंडेक्स फिंगर आपकी क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो पहली उंगली है वो अगर चुंबकीय क्षेत्र बताती है तो उसके जस्ट समीप वाली दूसरी उंगली जो है तो वो क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा की दिशा बताएगी। और ये दोनों अगर हमने अलाइन कर दिए, एक को चुंबकीय क्षेत्र के साथ में अलाइन कर दिया, एक को विद्युत क्षेत्र के साथ अलाइन कर दिया, तो तीसरा जो है सो स्वतः क्या बताएगा, बल की दिशा बताएगा। और ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री का एंगल पर व्यवस्थित होंगे। तो अब इस कंडीशन में जब हम इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के साथ में अलाइन करते हैं और करंट के डायरेक्शन में अलाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि ये जो छड़ है ऊपर की तरफ विक्षेपित होती है। और जैसे हम इस बैटरी की दिशा को बदल देते हैं और विद्युत धारा की दिशा पलट जाती है तो ये जो छड़ है वो क्या होता है, नीचे की तरफ विक्षेपित होती है। इस तरह से हमको पता चला कि हमको इस छड़ के अंदर विक्षेपण की दिशा किस डायरेक्शन में वो पता लगाने के लिए हमने किसका सहारा लिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का सहारा लिया। और इससे हम आगे आसानी से समझ सकते हैं कि मोशन किस डायरेक्शन में होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर विद्युत मोटर की। ठीक है, हमारा इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत मोटर, बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आ सकता है। तो इसके अंदर क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर दो मैग्नेट ले लिए, नॉर्थ और साउथ। जैसा मैंने अभी पहले बताया था, मैग्नेट के बीच में अपने को क्या रखना है, विद्युत क्षेत्र वाला चालक तार रखना है। तो ये दो मैग्नेट हो गए, नॉर्थ और साउथ, और इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक रिंग रख दी और इसको जोड़ दिया हमने बैटरी से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी अलग व्यवस्था बना रहे हैं। अपन विभक्त वाला लगा रहे हैं और क्या लगा रहे हैं, ब्रश लगा रहे हैं। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब ये मुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, पूरा कॉइल्ड हो जाता है, पूरा कुछ बन जाता है। ठीक है, तो वो कॉइल्ड नहीं बने इसके लिए हमने क्या कर दिया, इनको सेपरेट बने रहे, इसलिए हमने यहाँ पे विभक्त बल्ब लगा रखे और ब्रश लगा रखे। ठीक है, ताकि ये जैसे ये घूमेगा और जैसे इस कंडीशन में आएगा तो ये दूसरे वाले विभक्त वाले पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, अब जैसे इसके अंदर करंट का फ्लो होता है ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र तो ये हो गया और करंट हो गया हमारा इस डायरेक्शन में। अगर करंट इस डायरेक्शन में था, जैसे ये चित्र में दे रखा है, ये वाला पॉइंट पकड़ना चाहो तो ये रहा, ये वाले पॉइंट पे दिखाई देगा। ठीक है, तो हमको मोशन कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मोशन या बल ऊपर की तरफ लगेगा, और वो कौन सी भुजा पे लग रहा है, ईस वाले पे। ये जो चित्र है, चित्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहते हैं तो वो भुजा ये वाली है, क्योंकि हमारा करंट इधर से होते हुए इधर आ रहा है। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन में आ रहा है और हमारे ऊपर। अगर लेकिन हम बात इसकी करें, इसकी तरह अलाइनमेंट करेंगे तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र और करंट ऊपर रहेगा, और ये जो है अंगूठा स्वतः, जब आप इसको और दो चीजों को अलाइन कर दोगे इधर और इधर, तो अंगूठा स्वतः नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर जो बल लगने वाला है वो कहाँ लगने वाला है, नीचे। तो यहाँ पर वामावर्त दिशा में घूमना होता है विद्युत मोटर के अंदर। ठीक है, वही युक्ति जो विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को उल्टा करते दिक् परिवर्तक कहलाता है। ठीक है, और ये काम कौन करता है, विभक्त वलय करता है। तो यहाँ पर आप देखो, इस भुजा के अंदर आधे चक्कर के अंदर जब तक ये आधा चक्कर होता है तब तक तो क्या हो जाता है, यहां से यहां तक आए तब तक तो एक ही पैटर्न की धारा है, लेकिन जैसे इस एंगल पर आ गया तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, धारा का पैटर्न बदल जाएगा। पहले तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो रही थी धारा, देखो इधर डायरेक्शन में थी, जैसे इसने आधा चक्कर करते हुए इसकी व्यवस्था यहाँ पर आई तो धारा की दिशा क्या हो गई, इस डायरेक्शन में आ गई। तो आधे चक्कर के द्वारा क्या हो जाते हैं, उसी भुजा के अंदर क्या हो जाती है, धारा की दिशा बदल जाती है, क्योंकि यही भुजा तो इधर आई है और इस भुजा जब इधर आई तो इसके अंदर क्या होगी, धारा बदल गई। और ये धारा बदलने का कार्य कौन कर रहा है, विभक्त वलय कर रहे हैं, क्योंकि विभक्त वलय यहाँ पे जो गुच्छ ना बने इसके लिए लगाए गए। तो यहाँ पे दो आधा चक्कर के तहत तो एक पर बना रहता है और आधे चक्कर के बाद में दूसरे विभक्त वलय पर पहुंच जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण एक बहुत सरल सा टॉप विषय है,
इसके अंदर क्या होता है कि हम एक खोखला बेलन लेते हैं, उसके ऊपर तांबे के तार लपेट देते हैं और एक परिपथ बना देते हैं। अब इस परिपथ में हमने पूरा बंद परिपथ बना दिया, इसको चारों तरफ से पैक कर दिया। अब इसके अंदर फिलहाल कोई धारा नहीं, लेकिन जब इसके पास में इसके समीप हम चुंबक लाते हैं, तो जब चुंबक लाते हैं और चुंबक को स्टैंड बाय मोड पे रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्थिर रखा तो यहाँ पे कोई धारा नहीं है। लेकिन जब इसको हम फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब बार बार हिलाते हैं, तो इसके अंदर हमको क्या हो जाता है, एक छोटे अमाउंट की धारा हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। और उसको हम कैसे परीक्षण करते हैं, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर उपकरण लगाते हैं, वो हमको संकेत देता है कि इसके अंदर धारा का प्रवाह होने लगा है। तो इस तरह से हमने पाया कि जब इस प्रकार की हमने व्यवस्था बनाई तो हमको क्या हो गया कि एक दूसरे कारण से हमारी हमने जो कुंडली ली थी उसके अंदर क्या हो गया, विद्युत धारा प्रवाह होने लगी। उसका जो वास्तविक कारण है वो उसके अंदर नहीं है, बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी किसी के कारण से, जैसे चुंबक के कारण से इसके अंदर क्या हो गया, धारा का प्रवाह होने लग गया। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जहां हम चुंबक की बात कर रहे थे वहीं पे हम विद्युत परिपथ की व्यवस्था के द्वारा भी यह चीज कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत के द्वारा भी क्या बनता है, चुंबक बनता है। तो अब की बार हमने क्या कर दिया, एक परिपथ बनाया, विद्युत परिपथ, उसको उस कुंडली के पास में रखा। जब अगर पास में समीप रखते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन जब इस कुंडली को हम क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं या फिर बार बार उसके पास में लाना ले जाना करते हैं, तो इसके कारण से क्या हो जाता है, ये जो दूसरी कुंडली है जो खाली नाम मात्र की है, जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था अपन ने स्थापित नहीं की है, उसके अंदर स्वतः करंट की उत्पत्ति हो जाती है और वो हमको गैल्वेनोमीटर की सहायता से आसानी से देखने को मिलती है। तो ये हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब हम बात कर लेते हैं हम विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र में भी सेम टू सेम जो मैटर था वैसा था, दो हमारे मैग्नेट हो गए, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर, यहाँ जो हमारे घरों में आती है धारा, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेटिंग करंट या एसी भी कहते हैं, एसी जनित्र भी इसको कहते हैं। तो इसके अंदर दो क्या हो गए, आपके मैग्नेट हो गए, उसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक कुंडली रखी है। कुंडली के अगले जो सिरे हैं दोनों को दो रिंगों से जोड़ दिया है, रिंग 1 और रिंग 2, ठीक है। इसके ऊपर ब्रश लगे हुए हैं, ठीक है, और आगे चल करके इसको किससे जोड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर से। ब्रश B1, ब्रश B2, रिंग R1, रिंग R2, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर करंट की उत्पत्ति होती है, यहाँ पे इसको आगे टरबाइन से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर करंट आता है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जब इस डायरेक्शन में करंट जाएगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये भुजा कहाँ मूव करेगी, ऊपर की तरफ। हमेशा ऐसे ही होगा, इसके ऊपर हमेशा नीचे की तरफ बल लगेगा और इसके ऊपर हमेशा ऊपर की। लेकिन ये जो भुजा है वो अपना जो स्थिति है या पोजीशन है वो बदलती रहेगी। फिलहाल यहाँ पे थी, आधे चक्कर के बाद में यही भुजा कहाँ पे पहुंच जाएगी, इस जगह पे, ठीक है। तो भुजा पे दो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग बल लगेगा, यहाँ पर रहेगा तो नीचे की तरफ और यहाँ पर रहने पर उसके ऊपर कहाँ लगेगा, बल। तो इस भुजा इस स्टैंड पर, इस पोजीशन पे हमेशा ऊपर की तरफ बल लगेगा, इस पोजीशन पे हमेशा नीचे की तरफ बल लगेगा। लेकिन भुजा पर एक जगह भुजा तो यहाँ पर रहेगी, एक समय पर यहाँ पर आएगी। जब यहाँ पर आएगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा बदलने के परिणाम से उसके अंदर बल भी अलग होगा। जब भुजा की बात करते हैं तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग बल लगता है, लेकिन ये जो पोजीशन की बात करता हूँ, इस पोजीशन पे हमेशा नीचे की तरफ ही बल लगेगा और इस पोजीशन पे, इस स्थिति पे हमेशा ऊपर की तरफ भी बल लगेगा और ये अनवरत कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और हमारी धारा क्या है, बराबर चलेगी। जैसे ये आधे चक्कर में यहाँ पर आता है, आधे चक्कर में यहाँ पे आता है, तो जब इस जगह पे आता है तो ये जो चिन्ह है गैल्वेनोमीटर की सुई है वो इस डायरेक्शन में विक्षेपित होगी। जैसे ही इधर आता है विद्युत धारा की दिशा इस डायरेक्शन में आती है, विक्षेपण इस तरह से, तो ये दोनों साइडों में मूव करती रहती है और हमारे को क्या मिलता है, एक अल्टरनेटिंग करंट मिलता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। इसके बाद में अपन वीडियो देख लेते हैं कुछ ही। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये हमारा क्या बना हुआ है, एक परिपथ बना हुआ है।
मैग्नेट को इसकी तरफ लाएंगे तो विपरीत पोल अट्रैक्ट होंगे और सेम पोल रिपेल होंगे। जरूरी नहीं कि मैग्नेट इसी शेप का हो। उदाहरण के लिए कुछ मैग्नेट ज्यादा फ्लैट हो सकते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट। इन मैग्नेट्स को परमानेंट मैग्नेट्स कहा जाता है क्योंकि यह मैग्नेट्स हमेशा काम करते हैं। आप इन्हें बंद या चालू नहीं कर सकते। यह कई छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन से बना होता है जो एक ही दिशा में रहते हैं। लेकिन आगे हम ऐसा मैग्नेट भी देखेंगे जिसमें हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब हम एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे और बीच में एक छेद करेंगे और इसे एक ऐसी रॉड पर रखेंगे जहां पर यह आसानी से घूम सके। इसके साइड में एक दूसरा मैग्नेट लाने पर हम देखेंगे कि रॉड पर रखा मैग्नेट तुरंत घूमना शुरू कर देगा जब तक कि दोनों मैग्नेट्स के विपरीत पोल आमने सामने नहीं आ जाते हैं। अब अगर साइड वाले मैग्नेट को उलट दें तो सेम पोल आमने सामने आ जाएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे और विपरीत पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर हम साइड मैग्नेट को बार बार उल्टा करते रहेंगे तो हमारा घूमने वाला मैग्नेट घूमता रहेगा। अभी के लिए बस ये घूमने वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, हम इस पर जल्द ही वापस आएंगे। यहाँ पर एक मेटेलिक बोल्ट है जो मैग्नेट नहीं है। असल में यह मैग्नेटिक डोमेन से तो बना है, लेकिन इसके मैग्नेटिक डोमेन विभिन्न दिशाओं में है। चलिए अब इस बोल्ट पर तार को कई बार लपेटते हैं और एक सर्किट बनाते हैं। तारों के माध्यम से बहने वाला करंट मैग्नेटिक डोमेन्स को लाइन अप कर देता है। इसका मतलब है कि हमने अभी अभी एक मैग्नेट, या ज्यादा स्पष्ट तरीके से कहें तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है। यह वैसे ही काम करता है जैसे कि एक परमानेंट मैग्नेट। यह लोहे के टुकड़े को उठा सकता है और इसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है जो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट इस मायने में खास है कि इसे लाइट बल्ब की तरह चालू या बंद किया जा सकता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम बैटरी को पलट दें तो इलेक्ट्रिक करंट जो पहले इस तरफ से बह रहा था वो दूसरी तरफ से बहने लगेगा। इससे मैग्नेट के पोल्स बदल जाएंगे, नॉर्थ साउथ हो जाएगा और साउथ नॉर्थ हो जाएगा। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी का बदलना कहते हैं। पर ऐसा करने का ज्यादा आसान तरीका बैटरी को पलटने की बजाय केवल तारों को पलटना है। आइए हम अपने घूमने वाले मैग्नेट पर वापस आते हैं। इस बार हम घूमने वाले मैग्नेट की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट रख देंगे। अब जैसे ही हम इसमें वायर जोड़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट चालू हो जाएगा और साइड मैग्नेट के पोल्स के अनुसार अपने आप को अलाइन कर लेगा। पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ वायर जुड़े हैं ये इसे फ्रीली नहीं घूमने देंगे। पर यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के घूमने का कॉन्सेप्ट। अब अगर हम तारों को आपस में बदल दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स बदल जाएंगे। सेम पोल रिपेल करेंगे और विपरीत पोल अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट घूम जाएगा। तारों को फिर से बदल दीजिए और इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी फिर से बदल जाएगी और एक बार फिर सेम पोल रिपेल करेंगे और विपरीत पोल अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से घूम जाएगा। यदि हम इसी प्रकार पोलैरिटी बदलते जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगातार घूमता रहेगा। हम इसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए दूसरी तरफ एक और परमानेंट मैग्नेट लगा सकते हैं। ध्यान दें कि इस वाले मैग्नेट का साउथ पोल सेंटर की तरफ है और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेंटर की तरफ है। इस प्रकार साइड में लगे हुए मैग्नेट्स के तालमेल से बीच वाला मैग्नेट घूमता रहता है। यहाँ पर जो हमने देखा वह इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत ही साधारण रूप है। इसे उपयोगी बनाने के लिए हमें इसमें कुछ सुधार करने होंगे। तो साइड मैग्नेट्स को हटाकर ज्यादा पावरफुल कर्व्ड मैग्नेट्स लगाए जा सकते हैं और वायर लपेटे हुए बोल्ट की बजाय हम मेटल लूप का इस्तेमाल करेंगे जिसे आर्मेचर कहते हैं। वायर जोड़िए और हमारा सर्किट कंप्लीट है। इस बार आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को फ्लैट मान सकते हैं जिसका साउथ पोल ऊपर की तरफ है और नॉर्थ पोल नीचे की तरफ। अब आर्मेचर तब तक घूमेगा जब तक कि विपरीत पोल एक दूसरे के सामने नहीं आ जाते हैं। हम चाहे तो पहले की तरह ही वायर के छोरों को बदलकर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का घूमना जारी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर इस वायर को स्विच करते रहना बेहद मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए हमें आर्मेचर में कुछ जोड़ने की जरूरत है जिसे कम्यूटेटर कहा जाता है। यह एक रिंग है जिसमें दो गैप्स हैं और ये आर्मेचर के साथ घूमेगा। इसमें सर्किट कनेक्ट करने के लिए इसके साइड में दो ब्रशेस जोड़े जाते हैं। जब कम्यूटेटर घूमता है तब यह ब्रशेस इस पर स्लाइड करते हैं। हमेशा कांटेक्ट बना रहे इसके लिए स्प्रिंग्स का उपयोग किया जाता है। करंट वायर से ब्रश, ब्रश से कम्यूटेटर रिंग से आर्मेचर और फिर आर्मेचर से कम्यूटेटर रिंग और ब्रश के माध्यम से वापस वायर में फ्लो हो जाता है।
अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमेगा तो आर्मेचर और कम्यूटेटर रिंग भी घूमेंगे। इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेट जब लगभग इतना घूम लेगा तब ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के दूसरी तरफ स्विच कर लेंगे। याद रखिए 2 ब्रशेस हैं और यह चीज दोनों तरफ होगी। कॉन्टैक्ट स्विच होने से पहले करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था, पर जब ब्रशेस साइड स्विच कर लेंगे तब करंट इस तरह से फ्लो होने लगेगा और जब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी भी बदल जाएगी और आर्मेचर घूमता रहेगा। असल में कम्यूटेटर रिंग यहाँ पर वही काम कर रहा है जो पहले हम वायर बदल कर रहे थे, पर इस बार यह सब कुछ अपने आप ही कर ले रहा है। जब तक यह बैटरी से जुड़ा हुआ है तब तक यह इसी प्रकार घूमता रहेगा। बैटरी डिस्कनेक्ट कर देने पर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं रहेगा और घूमना भी बंद हो जाएगा। अभी तक हमने आर्मेचर पर बस एक लूप का इस्तेमाल किया है। इसमें मोटर की स्पीड इरेगुलर होती है और इसके अलावा जब ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के टुकड़ों के बीचों बीच होगा तब इस स्थिति में मोटर रुक भी सकता है। इस मुसीबत से बचने के लिए यहाँ पर हम कम्यूटेटर रिंग को और 2 भागों में बांटकर और एक लूप जोड़ सकते हैं। शुरुआत में ब्रशेस इन 2 कम्यूटेटर के टुकड़ों के कांटेक्ट में होते हैं जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर देते हैं, जिसके कारण यह घूमना शुरू कर देता है। पर जब कम्यूटेटर रिंग घूमकर इस पोजीशन पर आती है तो ब्रशेस का कांटेक्ट कम्यूटेटर टुकड़े के अगले जोड़े के साथ हो जाता है, जिसका मतलब है पिछला वाला लूप ऑफ हो जाता है और अगला लूप ऑन हो जाता है और अब अगला इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमता है। ब्रशेस फिर से कांटेक्ट बदलते हैं और अगला लूप ऑन हो जाता है। मोटर के घूमने के दौरान यह लगातार होता रहता है और लूप्स एक के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते रहते हैं और मोटर को घुमाते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक मोटर के आर्मेचर में कई लूप्स जोड़े जाते हैं जिससे मोटर स्मूथली चलता रहता है। आर्मेचर के घूमने से जो घूमने वाला बल पैदा होता है उसे टॉर्क कहते हैं। ज्यादा टॉर्क का मतलब है मोटर की ज्यादा स्पीड। मोटर का टॉर्क बढ़ाने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे ज्यादा वायर होने से इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा पावरफुल होता है। उदाहरण के लिए अगर बोल्ट पर ज्यादा वायर लपेटा जाए तो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। आर्मेचर लूप्स भी बहुत सारे वायर से बने होते हैं, जिसका मतलब है मोटर में ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा और मोटर भी ज्यादा स्पीड से घूमेगा। यही कारण है कि अगर आप किसी असली मोटर को खोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें बहुत सारा वायर लपेटा हुआ होता है। ज्यादा वायर का मतलब है ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे पावरफुल बनाने का दूसरा तरीका है कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। आइए हम मोटर से संबंधित और भी कुछ नाम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पार्ट नहीं घूम रहा है उसे स्टेटर कहते हैं, जो कि इस केस में साइड में लगे 2 परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ये स्टेटर एक मोटर केस के अंदर फिट होता है और बीच में जो आर्मेचर है उसे रोटर भी कहते हैं। यही वो पार्ट है जो घूमता है। मोटर के बीचों बीच एक शाफ्ट लगा होता है जो मोटर के पीछे से बाहर आता है। इस वीडियो में आपने जो मोटर देखा है वह एक डीसी मोटर है। अगर आपके पास कोई उपकरण है जिसमें मूवमेंट होता है और वो बैटरी से चलता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें डीसी मोटर ही लगा होगा। मोटर चाहे जिस भी प्रकार का हो, लेकिन अधिकांश तरह के मोटर्स रोटेटिंग मोशन बनाते हैं जिसे बाद में उपयोग अनुसार अलग अलग मोशन में बदल दिया जाता है। तो ये वीडियो आपको Alternating current generator, principle, function and practical design. In this module you learn about the principle, function and practical design of an alternating current generator. English scientist Michael Faraday in 1831 experimentally demonstrated that a changing magnetic field can induce a current through a closed circuit. This phenomenon, called electromagnetic induction, became the key to the practical generation of electricity. Electricity can be generated by way of an alternating current generator, simply called an AC generator. It is an electromagnetic device that transforms mechanical energy into electrical energy. This is how a simple AC generator looks like. As you can see, a rectangular coil sits between the 2 poles of a permanent magnet. The coil is mounted on an axle with a handle. As the handle is turned, the coil rotates between the poles of the magnet. As the coil rotates, the magnetic field through the coil changes, thus
thus inducing an alternating electromagnetic force or EMF between the ends of the coil. The alternating EMF drives an alternating induced current in the external circuit where an electrical load such as a bulb is connected. The two slip rings connected to the coil allow the alternating EMF induced in the rotating coil to be transferred to the external circuit. This figure shows the magnitude of the induced EMF changes according to the rotation of the coil. This figure shows the waveform for output voltage V if the number of turns on the coil is doubled without changing the frequency of rotation of the coil. On the contrary, the waveform for output voltage V will look like this if the frequency of rotation of the coil is doubled without changing the number of turns on the coil. Note that the maximum output voltage also doubles. Doubling of frequency means halving the period T. The design of a simple AC generator used in the laboratory varies from that used in practical. This design uses a fixed coil with a magnet rotating around it. That's why this is called a fixed coil generator. In this case, the rotating magnetic field cuts the coil to produce an induced EMF. In most cases, a fixed coil AC generator is preferred over a simple AC generator for three reasons. 1. Carbon brushes as used in a simple AC generator wear and tear easily and need to be replaced frequently. And frequent replacement means increased cost. And lastly, unlike a simple AC generator, a fixed coil generator has a more compact and space-saving design. This explains why a bicycle dynamo, which is a miniature AC power generator, employs a fixed coil design. In this module you have learned the following. Electromagnetic induction is the phenomenon whereby a changing magnetic field induces a current through a closed circuit. An alternating current AC generator is an electromagnetic device that transforms mechanical energy into electrical energy. The induced EMF of an AC generator can be increased by increasing the number of turns on the coil, increasing the frequency of rotation of the coil, using stronger permanent magnets, and winding the coil. पावर स्टेशंस कैसे पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं? अब इनके अंदर बड़ी बड़ी बैटरीज तो होती नहीं है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। इनके अंदर असल में होता है बड़ा सा पंखे की तरह दिखने वाला डिवाइस, इसे हम बुलाते हैं टरबाइन। अब अगर इसे हम रोटेट करें तो इसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इसे रोटेट करने के कई तरीके हैं। या तो मैं पानी को गर्म करके इस पे स्टीम को मारूं बहुत ही हाई वेलोसिटी से, या फिर मैं गिरते हुए पानी का इस्तेमाल करूं इसे गोल घुमाने के लिए, या फिर तुम इसे विंड मिल में फिट कर दो ताकि हवा के कारण ये गोल गोल रोटेट करने लगे और फिर इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। तो फिर तुम किसी भी तरीके का इस्तेमाल करो, तुम्हें इस मशीन को रोटेट करना पड़ेगा और इसी से तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम इसे रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है? तो देखो, टेक्नोलॉजी ये बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जिसका आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने कुछ 200 साल पहले। उन्होंने हमें ये कहा था कि अगर तुम एक कंडक्टिंग वायर लो और उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऊपर नीचे मूव करो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने वाली है। अब अगर मैं इसी वायर को रिप्लेस कर दूं एक कॉइल से और इस कॉइल को अटैच कर दूं एक टरबाइन से, और इस टरबाइन को अगर मैं रोटेट करूं तो फिर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऊपर नीचे मूव करने वाला है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाने वाली है। और इसी की मदद से हम अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पूरी डिवाइस को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये स्पिनिंग मोशन को या फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो पाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। तो मान लो कि हमारी टरबाइन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो हमारा कॉइल भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसे रोटेट करेगा। अब इस केस में यार इंड्यूस करंट ये किस डायरेक्शन में होने वाली है? अब ये पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड जनरेटर रूल का, जो कि कहता है कि राइट हैंड को कुछ ऐसे खोलो कि ये तीनों उंगलियां ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो थंब बता देंगे कि वायर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर फिंगर ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर ये बता देगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो फिर इस पिंक वायर में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं यही करने वाला हूं। अब
अपने राइट हैंड को मैं कुछ ऐसे अलाइन करूंगा इसके कि इसकी थंब पॉइंट करे इस पिंक वायर के मोशन के डायरेक्शन में और फिर फोर फिंगर ये पॉइंट करे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो फिर जिस डायरेक्शन में मेरी मिडिल फिंगर पॉइंट करेगी ना, वही हो जाएगी हमारी इंड्यूस करंट इन पिंक वायर की डायरेक्शन। तो यही करते हैं। वैसे इसके बारे कि मैं इसे करके दिखाऊं, क्यों नहीं तुम वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से ट्राई कर लो एक बार। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। देखो ये पिंक वायर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि मैं अपने राइट हैंड को कुछ ऐसे अलाइन करूंगा कि इसका थंब ये ऊपर की तरफ पॉइंट करे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ पॉइंट करती है, तो यानी कि मेरा फोर फिंगर ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। तो यानी कि मेरी हैंड ये कुछ ऐसी ही दिखने वाली है। देखो थंब ऊपर की तरफ है, फोर फिंगर राइट डायरेक्शन में, तो यानी कि मेरी मिडिल फिंगर ये अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, स्क्रीन के अंदर की तरफ, यानी कि इस पिंक वायर में इंड्यूस करंट ये अंदर की तरफ आने वाला है। हाँ, अब आप सेम चीज करते हैं ब्लू वायर के लिए भी। देखो ब्लू वायर ये नीचे की तरफ मोशन कर रही है, यानी कि मेरा थंब इस बार नीचे की तरफ पॉइंट करेगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड ये तो अभी भी राइट डायरेक्शन में है, यानी कि फोर फिंगर ये अभी भी राइट डायरेक्शन में होने वाली है। अब अगर इस बार मैं करूं तो राइट हैंड कुछ ऐसे अलाइन होने वाला है और इस बार तुम्हें दिख रहा होगा कि मिडिल फिंगर ये स्क्रीन के बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस ब्लू वायर में करंट ये बाहर की तरफ आने वाली है, ये इंड्यूस आउटवर्ड होने वाली है। तो देखो हमने यहाँ पे ये देखा कि जब वायर मैग्नेटिक फील्ड में ये ऊपर की तरफ आए तो यानी कि करंट इंड्यूस होती है इनवर्ड डायरेक्शन में, और जब वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ जाए तो फिर इसमें इंड्यूस करंट होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस चीज को याद रखना, इसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। अब आओ मैं हाथों को हटा देता हूं और करंट की डायरेक्शन को दिखाने के लिए एरोज का इस्तेमाल करता हूं। अब देखो इनकी मदद से मैं ये बता सकता हूं कि बाकी वायर्स में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। पिंक वाली से करंट अंदर जाएगी और ब्लू से बाहर आएगी, तो यानी कि करंट ऐसे जाके ऐसे राइट डायरेक्शन में जाने वाली है इस वायर में, और फिर ये बाहर, और फिर इसमें ये ऐसे, और फिर ये ऐसे बाहर आ जाएगी। अब देखो इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे बाहर में एक एक्सटर्नल सर्किट होगा जिसे मैंने दिखा नहीं रखा है अभी, उसे हम बाद में दिखाएंगे। तो करंट यहाँ से फ्लो करके फिर ऐसे इसमें इंटर करने वाली है और फिर ये पिंक वाली में अंदर, तो ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाने वाला है। तो इसे दिखाने के लिए मैं सारे एरोस को बना देता हूं। हाँ, अब देखो हमारी कॉइल ये स्टेशनरी तो है नहीं, ये तो रोटेट कर रही थी ना, तो ये कॉइल रोटेट करती जाएगी और करंट बिल्कुल ही ऐसे फ्लो करता रहेगा, क्योंकि देखो ये पिंक वाली वायर ये अभी भी ऊपर जा रही है और ब्लू वाली वायर नीचे आ रही है। लेकिन जैसे ही ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आया, वैसे ही देखो अब पिंक वाली वायर ये नीचे आने वाली है और ब्लू वाली ऊपर जाने वाली है। देखो फिर से इसे देखते हैं, ये वर्टिकल हुआ और ये, हाँ अब पिंक वाली वायर नीचे जाएगी, और हमने ये देख रखा है कि जो भी वायर नीचे जाती है उसमें करंट बाहर की तरफ इंड्यूस होता है और जो वायर ऊपर जा रही है उसमें करंट अंदर की तरफ इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन स्विच हो जाने वाली है कुछ ऐसे, और फिर ये कॉइल ऐसे ही रोटेट करता रहेगा जब तक कि फिर से ये वर्टिकल पोजीशन में ना आ जाए। और अब देखो अब पिंक वाली वायर ये फिर से ऊपर की तरफ आने वाली है, और जब वायर ऊपर की तरफ आए तो इसमें करंट अंदर की तरफ इंड्यूस होता है, और ब्लू वाली वायर ये अब नीचे की तरफ आने वाली है, और जब वायर नीचे की तरफ आए तो उसमें करंट ये बाहर की तरफ इंड्यूस होता है, यानी कि फिर से एक बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाने वाली है कुछ ऐसे। तो यानी कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे ही कॉइल ये वर्टिकल पोजीशन में आती है वैसे ही इसमें करंट की डायरेक्शन ये चेंज हो जाने वाली है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो अगर मैं तुम्हें इस पूरे मोशन का एनिमेशन दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो जब भी हमारी कॉइल ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगी तो फिर करंट की डायरेक्शन ये चेंज हो जाने वाली है। हाँ, वैसे मैं इस एनिमेशन में कॉइल को रोक दे रहा हूं जब भी ये परपेंडिकुलर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड के, ताकि तुम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को चेंज होता हुआ देख सको। वैसे असलियत में यह मोशन बिल्कुल ही कंटिन्यूअस होने वाला है और ये कॉइल कभी रुकने वाली नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि राम, मैं इन दोनों वायर्स को एक्सटर्नली कैसे कनेक्ट करूं ताकि ये लूप क्लोज हो जाए और उसमें करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करे। तो इसके लिए हम एक नए अरेंजमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो अगर मैं एक एक्सटर्नल सर्किट लूं और उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं इन वायर से कुछ ऐसे, तो जब ये कॉइल ये रोटेट करना चालू करेगी तो ये वायर्स ये आपस में उलझने लगेंगे कुछ ऐसे, और ये जो कनेक्शन है ना ये ब्रेक हो जाने वाला है। तो इसी से बचने के लिए हम एक नए अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें होता है कुछ स्लिप रिंग्स और ब्रशेस। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मेटालिक रिंग्स इन्हें हम बुला रहे हैं स्लिप रिंग्स, ये पिंक वाली रिंग और ये ब्लू वाली रिंग। और तुम्हें डायग्राम में क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये दोनों रिंग्स ये इंडिविजुअली एक एक वायर से कनेक्टेड है। ये पिंक वाली रिंग ये इस लेफ्ट वायर से कनेक्टेड है और ये ब्लू वाली रिंग ये इस राइट वायर से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड से मेरा मतलब ये है कि जब ये कॉइल रोटेट करता है ना तो ये रिंग्स इसके साथ साथ रोटेट करती है।
अब ये स्लिप रिंग्स ये कनेक्टेड होती हैं कार्बन ब्रशेस से, ये ब्रश और ये ब्रश वैसे कनेक्टेड नहीं होती है बल्कि केवल टच कर रही होती है। मेरा मतलब है कि जब ये स्लिप रिंग्स रोटेट करेंगी ना तो ये ब्रशेस इसके साथ रोटेट नहीं करेंगी बल्कि ये केवल इसके ऊपर स्लिप करने वाली है और इसलिए तो हम इन रिंग्स को स्लिप रिंग्स बुलाते हैं। अब अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना रखा है तुम्हें समझाने के लिए। देखो यहाँ पे एक ब्रश है जो कि एक रिंग को टच कर रही है। अब अगर ये रिंग रोटेट करेगी ना तो ये ब्रश इसके साथ साथ रोटेट नहीं करने वाली है बल्कि ये केवल उसके ऊपर स्लिप करती रहेगी। तो यहाँ पे हमारा सर्किट तो कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पे ब्लू वाले वायर से करंट आएगी और फिर ये जाने वाली है इस ब्लू वाले स्लिप रिंग में। देखो ये वायर केवल एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, फिर यहाँ से करंट ये ट्रांसफर हो जाने वाली है बाहर की सर्किट में बिकॉज ऑफ दिस कार्बन ब्रश, और उसके बाद फिर करंट यहाँ से यहाँ जाएगी इस कार्बन ब्रश में और फिर ये करंट को ट्रांसफर कर देने वाला है इस पिंक वाले स्लिप रिंग में। और ये पिंक वाला स्लिप रिंग ये केवल कनेक्टेड है इस वायर से, तो इसलिए करंट केवल इसमें जाने वाली है। तो ऐसे हमारा हो गया सर्किट कंप्लीट। अब हमारा कॉइल अगर रोटेट करने लग जाए तो ये जो स्लिप रिंग है इसके साथ अटैच ये भी इसके साथ साथ रोटेट करने लगेंगे, लेकिन ये कार्बन ब्रशेस ये तो केवल इसे टच कर रहे हैं यार, तो ये केवल इसके ऊपर स्लिप करेंगे ना कि रोटेट। अब देखो ये स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस ये दोनों मिलके बाहर वाले वायर्स को उलझने से बचाती हैं और ये अंदर के कॉइल और बाहर के सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट को मेंटेन रखती हैं, दोनों के बीच में सर्किट को कंप्लीट रखती हैं। अब देखो जैसे ही हमारा कॉइल ये वर्टिकल पोजीशन में आएगा वैसे ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इसकी डायरेक्शन ये रिवर्स हो जाएगी कुछ ऐसे। तो अब करंट पिंक वाले वायर से होके पिंक वाले स्लिप रिंग के थ्रू इस कार्बन ब्रश के थ्रू इस बल्ब के थ्रू जाके फिर ये ब्लू वाले स्लिप रिंग में जाएगी और फिर ये उल्टा ऐसे कॉइल के अंदर इंटर कर जाने वाली है। तो यानी कि कॉइल के हर आधे चक्कर पे इस सर्किट में बहने वाला करंट ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो मान लो कि जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी तो हमारा बल्ब ये ब्लू लाइट से ग्लो कर रहा था। अब ठीक आधे चक्कर के बाद ये हमारी रिवर्स हो गई करंट, यानी कि करंट अब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब मान लो कि बल्ब ये येलो कलर की लाइट से ग्लो कर रहा है। अब अगर तुम पूरे एनिमेशन को देखो तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इस मशीन को हम बुलाते हैं जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। और इस करंट की खास बात ये है ना, ये करंट हमेशा कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है और इसे हम बुलाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी। अब देखो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी तुम्हें करंट को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करना हो, जैसे कि पावर हाउस है तुम्हारे घर तक, तो फिर एसी को ट्रांसमिट करने में ज्यादा फायदा है कंपेयर टू यूनि डायरेक्शनल करंट या फिर डीसी। इसलिए हमारे घरों में एसी करंट ही आता है। और हाँ, क्योंकि ये जनरेटर हमें एसी करंट दे रहा है इसलिए इसे बुलाते हैं एसी जनरेटर। अब मान लो कि तुम्हें डीसी जनरेटर बनाना हो जो कि तुम्हें एक डायरेक्ट करंट दे, मतलब कि इस सर्किट में जो करंट है ना उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करे, बिल्कुल सेम ही रहे। मान लो कि कुछ ऐसे इसी डायरेक्शन में करंट जाए तो उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आओ इन स्लिप रिंग्स को हटा देते हैं। तो अगर मुझे इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हमेशा मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए हर आधे साइकिल पे मुझे कार्बन ब्रश और इस वायर के बीच के कनेक्शन को चेंज करते रहना पड़ेगा। आप देखते हैं कि क्यों। तो देखो इस पर्टिकुलर सेटअप में अगर मुझे चाहिए कि ये करंट की डायरेक्शन ये सेम रहे तो मैं इस कार्बन ब्रश को इस पर्टिकुलर वायर से कनेक्ट कर दूंगा, ये पिंक वाली साइड की वायर से। तो देखो करंट ऐसे जाएगा ये पिंक वाले के थ्रू फिर ब्लू वाले से होके फिर ये बाहर निकल के आ जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन देखो ये कॉइल तो रोटेट कर रही है ना, तो थोड़ी देर बाद ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे आ जाने वाली है और जैसे ही ऐसा होगा तो ये करंट की डायरेक्शन ये चेंज कर जाएगी। अब अगर सर्किट में मुझे करंट को ऐसे ही मेंटेन करना है तो इस बार मुझे इस कार्बन ब्रश को कनेक्ट करना पड़ेगा इस वायर से, ये ब्लू वाली साइड की वायर से। तभी तो करंट ऐसे जाएगी और ये ब्लू वाले के थ्रू फिर पिंक वाले से निकल के फिर ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो फिर से आधे साइकिल के बाद ये वायर वर्टिकल हो जाने वाली है, ये कॉइल वर्टिकल हो जाएगी और फिर करंट फिर से चेंज कर जाएगा अपना डायरेक्शन। अब इस बार अगर मुझे सर्किट में करंट को सेम मेंटेन करना है तो इस बार इस कार्बन ब्रश को मुझे इस वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, पिंक वाली साइड के वायर से। तभी तो देखो करंट ऐसे जाएगी फिर ये ऐसे जाके फिर ऐसे निकल के सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसे मुझे हर आधे साइकिल के बाद कार्बन ब्रश और वायर के बीच के कांटेक्ट को चेंज करना पड़ रहा है, मुझे कार्बन ब्रश को अलग दूसरे वायर से कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो अब हमें ये सोचना है कि ऐसा क्या करें जिससे कि ये कनेक्शन में चेंज ये ऑटोमेटिकली आए और ये हमेशा कंटिन्यूअसली आता रहे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक नए टाइप का रिंग, स्प्लिट रिंग्स। स्लिप रिंग्स नहीं, स्प्लिट रिंग्स। मतलब कि अगर तुम्हें एक रिंग को लो और इसे बीच से आधे आधे हिस्से में बांट दो तो तुम्हें मिल जाएगा स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स बनी होती है दो आधे रिंग से जिनके बीच में थोड़ा सा गैप हो। अब आप देखते हैं कि इसकी मदद से कैसे हम हर आधे साइकिल पे कांटेक्ट को चेंज कर सकते हैं।
तो अभी स्टार्टिंग में हमारा कार्बन ब्रश ये पिंक साइड के कांटेक्ट में, ये देखो, और स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल यही चाहिए था ताकि करंट की डायरेक्शन ऐसे ही मेंटेन रहे। लेकिन देखो थोड़ी देर बाद हमारा कॉइल ये रोटेट करके वर्टिकल हो जाएगा और फिर करंट की डायरेक्शन ये चेंज हो जाने वाली है। लेकिन यहाँ देखो हमारा ब्रश ये ब्लू साइड के कांटेक्ट में आ गया है और ये बिल्कुल ही अच्छी चीज है क्योंकि अभी भी हमारा करंट का डायरेक्शन ये बिल्कुल ही मेंटेन रहने वाला है। अब देखो तुरंत थोड़ी देर बाद ये जो कॉइल है फिर से रोटेट करके वर्टिकल पोजीशन में आ जाने वाला है और फिर करंट की डायरेक्शन चेंज कर जाएगी। लेकिन यहाँ देखो हमारा ब्रश ये पिंक वाले साइड के कांटेक्ट में आ गया है और हमारी करंट की डायरेक्शन ये अभी भी चेंज नहीं हुई है एक्सटर्नल सर्किट में। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसे इन स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करके हम ऑटोमेटिकली ब्रश और वायर के बीच के कांटेक्ट को चेंज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बना लिया है अपना डीसी जनरेटर, ये हमें डायरेक्ट करंट देता है। देखो बाहर के सर्किट में करंट की डायरेक्शन ये हमेशा मेंटेन रह रही है। अब देखो एक छोटी सी चीज, कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी सर्किट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। देखो यहाँ इस केस में कॉइल में करंट की डायरेक्शन ये हमेशा चेंज हो रही है, लेकिन बाहर वाले सर्किट में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में मेंटेन है और ऐसा हो पा रहा है स्प्लिट रिंग्स के कारण। तो स्प्लिट रिंग्स यहाँ पे कम्यूटेटर का काम कर रही है। अब आओ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ हमने देखा कि अगर मैं एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाऊं तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण करंट जनरेट होने वाला है और इस करंट की डायरेक्शन ये डिपेंड करेगी कि वायर ये मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर जा रहा है या फिर नीचे। अब इसी कारण हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन ये रिवर्स कर जाती है। तो यानी कि ये हमारा हो गया एसी जनरेटर, ये हमें देता है ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एक करंट जो कि हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहे। अब यहीं पे तुम अगर स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करो तो फिर ये एक कम्यूटेटर की तरह एक्ट करने वाली है और ये कार्बन ब्रश के कांटेक्ट को हर आधे साइकिल के बाद चेंज कर देगी ताकि एक्सटर्नल सर्किट में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, हमें डायरेक्ट करंट मिले और इसे हम बुलाते हैं डीसी जनरेटर। तो ये थे कुछ तरीके जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं एक कॉइल को कुछ मैग्नेट्स के बीच में गोल घुमा के।